10 क्लास का 4th चैप्टर इतिहास का आज हम लोग भूमंडलीकृत विश्व का बनना पढ़ेंगे। भूमंडलीकृत विश्व का बनना में सबसे पहले वैश्वीकरण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वैश्वीकरण क्या है? ग्लोबलाइजेशन क्या है? वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ स्थानीय या क्षेत्रीय वस्तु या घटनाओं के विश्व स्तर पर रूपांतरण की प्रक्रिया है। इसे एक ऐसी प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए भी प्रयुक्त किया जाता है जिसके द्वारा पूरे विश्व के लोग मिलकर एक समाज बनाते हैं तथा एक साथ कार्य करते हैं। यह प्रक्रिया आर्थिक, तकनीकी, सामाजिक और राजनीतिक ताकतों का एक संयोजन है। वैश्वीकरण का उपयोग अक्सर आर्थिक वैश्वीकरण के संदर्भ में किया जाता है, अर्थात व्यापार, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, पूंजी प्रवाह, प्रवास और प्रौद्योगिकी के प्रसार के माध्यम से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में एकीकरण। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे रेशम मार्ग क्या है। रेशम मार्ग प्राचीन काल और मध्य काल में ऐतिहासिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक मार्गों का एक ऐसा समूह था जिसके माध्यम से एशिया, यूरोप और अफ्रीका जुड़े हुए थे। इसका सबसे जाना माना हिस्सा उत्तरी रेशम मार्ग है जो चीन से होकर पश्चिम की ओर पहले मध्य एशिया में फिर यूरोप में जाता था, जिससे निकलती एक शाखा भारत की ओर भी जाती थी। रेशम मार्ग का जमीनी हिस्सा 6500 किलोमीटर लंबा था। इसका नाम चीन के रेशम के नाम पर पड़ा, जिसका व्यापार इस मार्ग की मुख्य विशेषता थी। इसके माध्यम मध्य एशिया, यूरोप, भारत और ईरान में चीन के हान राजवंश काल में पहुंचना शुरू हुआ। सिल्क रूट का चीन, भारत, मिस्र, ईरान, अरब और प्राचीन रोम की महान सभ्यताओं के विकास पर गहरा असर पड़ा। इस मार्ग के द्वारा व्यापार के अलावा ज्ञान, धर्म, संस्कृति, भाषाएं, विचारधाराएं, भिक्षु, तीर्थयात्री, सैनिक, घुमंतु जातियां और बीमारियां भी फैली। थर्ड था व्यापारिक नजरिए से चीन रेशम, चाय और चीनी मिट्टी के बर्तन भेजता था। भारत मसाले, हाथी दांत, कपड़े, काली मिर्च और कीमती पत्थर भेजता था और रोम से सोना, चांदी, शीशे की वस्तुएं, शराब, कालीन और गहने आते थे। हालांकि रेशम मार्ग के नाम से लगता है कि यह एक ही रास्ता था, वास्तव में बहुत कम लोग इसके पूरे विस्तार पर यात्रा करते थे। यहाँ बगल में दर्शाया गया है रेशम मार्ग का। रेशम मार्ग से हमारे यहाँ चीन से रेशम, चाय और चीनी मिट्टी के बर्तन सब भेजा जाता था। भोजन की यात्रा, स्पैगेटी और आलू। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का। स्पैगेटी चाइनीज फूड को कहा जाता है। हमारे खाद्य पदार्थ दूर देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान के कई उदाहरण पेश करते हैं। जब भी व्यापारी और मुसाफिर किसी नए देश में जाते थे, जाने अनजाने वहां नई फसलों के बीज बो जाते थे। संभव है कि दुनिया के विभिन्न भागों में मिलने वाले झटपट तैयार होने वाले खाद्य पदार्थों के भी साझा स्रोत रहे हो। आइए स्पैगेटी और नूडल्स का एक उदाहरण हम लोग लेते हैं। माना जाता है कि नूडल्स चीन से पश्चिम में पहुंचे और वहां उन्हीं से स्पैगेटी का जन्म हुआ। यह संभव है कि आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद और ऐसी ही बहुत सारे खाद्य पदार्थ लगभग 500 साल पहले हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे। ये खाद्य पदार्थ यूरोप और एशिया में
तब पहुंचे जब क्रिस्टोफर कोलंबस भारत पहुंचा। 19वीं शताब्दी 1815 से 1914 के बीच के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 19वीं सदी में दुनिया तेजी से बदलने लगी। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी कारणों से पूरे समाजों की काया पलट दी और विदेश संबंधों को नए ढर्रे में ढाल दिया। अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में 3 तरह की गतियों का प्रवाहों का उल्लेख किया। इनमें पहला प्रवाह व्यापार का था, जो 19वीं सदी के मुख्य रूप से वस्तुओं जैसे कपड़ा और गेहूं आदि के व्यापार तक ही सीमित था। दूसरा श्रम का प्रवाह था। इसमें लोग काम या रोजगार की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। तीसरा प्रवाह पूंजी का होता था, जिसमें अल्प या दीर्घ अवधि के लिए दूर दराज के इलाकों में निवेश कर दिया जाता है। विश्व अर्थव्यवस्था का उदय नेक्स्ट टॉपिक है। विश्व अर्थव्यवस्था या वैश्विक अर्थव्यवस्था से प्रायः विश्व के संपूर्ण देशों की अर्थव्यवस्था पर आधारित अर्थव्यवस्था का बोध होता है। इस प्रकार वैश्विक अर्थव्यवस्था को विश्व समाज की अर्थव्यवस्था कह सकते हैं, जबकि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाएं स्थानीय अर्थव्यवस्थाएं कहलाएगी। 18वीं सदी के अंत ब्रिटेन की आबादी तेजी से बढ़ने लगी, जिससे कि भोजन की मांग बढ़ी। जैसे जैसे शहर फैला और उद्योग बढ़ने लगा, कृषि उत्पादन की मांग भी बढ़ने लगी। यहाँ पर श्रमिकों को दर्शाया गया है। अमेरिका को रवाना होते अप्रवासियों से लदे जहाज यहाँ पर दिखाया गया है। इसके बाद हम लोग कॉर्न लॉ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कॉर्न लॉ के से क्या समझते हो? सरकार ने बड़े भूस्वामियों के दबाव में कानून पास करके मक्के के आयात पर रोक लगा दी। जिस कानून की सहायता से मक्के के आयात पर रोक लगाई थी, उसे ही कॉर्न लॉ कहा जाता है। कॉर्न लॉ के बारे में भी दिखाया गया है। अब है रिंडरपेस्ट या मवेशी प्लेग। रिंडरपेस्ट है मवेशियों में फैलने वाली बीमारी थी। रिंडरपेस्ट के बारे में जानेंगे। रिंडरपेस्ट या मवेशी का प्लेग रिंडरपेस्ट मवेशियों में होने वाली एक बीमारी का नाम है। अफ्रीका में रिंडरपेस्ट का उदाहरण से यह पता चलता है कि किस तरह से एक बीमारी किसी भूभाग में शक्ति के समीकरण को भारी तौर पर प्रभावित कर सकती है। अफ्रीका में 1890 के दशक में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी पहुंची, बहुत तेजी से फैली। मवेशियों में प्लेग की तरह फैलने वाली इस बीमारी से लोगों की आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा। यह इस बात का अच्छा उदाहरण है कि औपनिवेशिक समाजों पर यूरोपीय साम्राज्यवादी ताकतों के प्रभाव से बड़े पैमाने पर क्या असर पड़े। इस उदाहरण से पता चलता है कि हमलों और विजयों से इस युग की दुर्घटनावश फैल गई मवेशियों की बीमारी ने हजारों लोगों का जीवन व भाग्य बदल कर रख दिया और दुनिया के साथ उनके संबंधों को नई शक्ल में ढाल दिया। यहाँ पर मवेशी को दिखाया गया है कैसे बीमार पड़ रहे हैं। भारत से अनुबंधित श्रमिकों का जाना। भारत से अनुबंधित मतलब गिरमिटिया श्रमिकों को ले जाना भी 19वीं सदी की दुनिया की विविधता को प्रतिबिंबित करता है। यह तेज आर्थिक वृद्धि के साथ साथ जनता के कष्टों में वृद्धि, कुछ लोगों की आय में वृद्धि और दूसरों के लिए बेहिसाब गरीबी, कुछ क्षेत्रों में भारी तकनीकी प्रगति और दूसरे क्षेत्रों में उत्पीड़न के नए रूपों की इजाद की दुनिया थी। गिरमिटिया मजदूर दिखाया गया है। गिरमिटिया मजदूर का मतलब होता है कि श्रमिक को काम भरी पैसा, उसकी जीविका का भरण पोषण के लिए ही उसको पारिश्रमिक दिया जाता है।
उस और अपने देश से दूसरे देश में ले जा करके उसे काम करवाया जाता है और उसे सीमित ही पैसे पर रखा जाता है। उसे ही हम लोग गिरमिटिया मजदूर कहते हैं। विदेश में भारतीय उद्यमी, यहाँ नेक्स्ट टॉपिक आया। अफ्रीका में यूरोपीय उपनिवेशकारों के पीछे पीछे भारतीय व्यापारी और महाजन भी जा पहुंचे। हैदराबादी सिंधी व्यापारी तो यूरोपीय उपनिवेशों से भी आगे तक जा निकले। 1860 के दशक से उन्होंने दुनिया भर के बंदरगाहों पर अपने बड़े बड़े एम्पोरियम खोल दिए। इन दुकानों में सैलानियों को आकर्षक स्थानीय और विदेशी चीजें मिलती थी। यह एक फलता फूलता कारोबार था, क्योंकि सुरक्षित और आरामदेह जलपोतों के आ जाने से सैलानियों की संख्या में दिनों दिन बढ़ने लगी थी। भारतीय व्यापार, उपनिवेशवाद और वैश्विक व्यवस्था। भारत में पैदा होने वाली महीन कपास का यूरोपीय देशों को निर्यात किया जाता था। औद्योगिकरण के बाद ब्रिटेन में भी कपास का उत्पादन बढ़ने लगा था। इसी कारण वहां के उद्योगपति ने सरकार पर दबाव डाला कि वह कपास के आयात पर रोक लगाए और स्थानीय उद्योगों की रक्षा करे। फलस्वरूप ब्रिटेन में आयातित कपड़ों पर सीमा शुल्क थोप दी गई। वहां महीन भारतीय कपास का आयात कम होने लगा। यहाँ दिखाया गया है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुई थी। इसे यदाकदा जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता था। इसे ब्रिटेन की महारानी ने भारत के साथ व्यापार करने के लिए 15 सालों तक की छूट दे दी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी हाउस लंदन है। ईस्ट इंडिया कंपनी की दुनिया भर में चलने वाले कार्यों का केंद्र यही था। यहाँ पर दर्शाया गया है ईस्ट इंडिया कंपनी का। धन्यवाद बच्चों। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए।